हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 9 से हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसमें हमने प्रीवियसली बहुत सारे लेक्चर्स में बहुत सारे इंसिडेंट्स एंड इवेंट्स की बात की। आज हम पढ़ने वाले हैं उसके थोड़ा सा आगे, बट पहले उसकी जानना जरूरी है कि हमने रीसेंट लास्ट लेक्चर में क्या कंप्लीट किया। तो हमने कंप्लीट किया था कि फ्रांस में कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई। हमने ये देखा कि मोनार्की के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसे अपनी जगह बनाई। ओके, हमने ये भी डिस्कस किया कि वहां पर पार्लियामेंट हुई, पार्लियामेंट में वोटिंग सिस्टम, देन उसके बाद में ये सारे जो एक साथ सिचुएशन क्रिएट हो रही थी कि किस तरह से राजा के पास में अथॉरिटीज होंगी, क्या उसका वीटो पावर होगा, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की थी और कॉन्स्टिट्यूशन को हमने वहां पर अडॉप्ट करवा दिया था। इसके बाद में हुआ क्या, एक्चुअली एक इंसिडेंस होता है बहुत अच्छा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है 1791 में, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बावजूद भी लोगों को पता नहीं होता कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, क्योंकि उस टाइम पर जो लिटरेसी थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी फ्रांस की, मतलब पढ़े लिखे जो लोग थे वो ज़्यादा नहीं थे। सो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें की गई जिसके थ्रू लोगों को समझाया जा सके कि नाउ व्हाट द राइट्स दे आर हैविंग। ओके, सो उसी के बारे में हम बात करेंगे आज कि कैसे उनको ये सारी चीजें बताई गई। सो लेट्स हैव अ लुक फर्स्ट कि यहां पर एक आर्टिस्ट है जिनका नाम है ले बाबियर। इन्होंने क्या किया, ये जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन्स था, जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का इनिशियल फर्स्ट पेजेस में या शुरुआत में जो इनको दिया गया था, उसको इन्होंने पेंट किया। ओके, बात समझें कि ही वॉज द आर्टिस्ट हु पेंटेड द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। आपको याद होना चाहिए कि प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस किया कि इनको क्या क्या राइट्स दिए गए थे। इन पर्सन ने, ये जो आर्टिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, इसको पेंट कर दिया। पेंट कर दिया मतलब ये नहीं कि किसी पे कलर कर दिया जो था, ऐसा नहीं। इन्होंने बेसिकली इनको अलग अलग फोटोग्राफ्स में, पिक्चर्स में कन्वर्ट किया। वो हम पिक्चर्स अभी देखेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों। तो पहले ये देख लो कि यहाँ की जो मेजॉरिटी थी of the people at that time could not read and write, so he used many symbols to convey the content of the declaration of right, कि जो भी राइट्स आपको अब मिले हैं उनको ये लोग अच्छे से समझ सकें जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। so that he has पेंटेड समथिंग, कुछ ऐसे सिंबल्स इन्होंने पेंट किए जिसके थ्रू ये शायद इनको कन्वे कर सकते थे अपने सारे राइट्स, या जो भी इनको राइट्स मिले थे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। नाउ थ्रू द सिंबल्स दे कैन कन्वे द थिंग्स। ओके, इसलिए इन्होंने ऐसा कुछ किया। द फर्स्ट सिंबल एज यू कैन सी द ब्रोकन चेन। देखो एक चेन है जिसको तोड़ दिया गया है। ऑफ कोर्स कोई चेन है, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, लाइक दिस। तो जो चेन थी वो टूटी हुई है, टूटी हुई चेन दिखाई लोगों को। क्या समझ में आया इससे? तो इसका बेसिकली मतलब था कि आप अब एक तरीके से यू हैव मेड यू फ्री, आपने अपने को फ्री कर लिया है। ओके, सो किससे फ्री कर लिया है? मोनार्क क्या करता था? आपको दबा के रखता था, आपको सप्रेस करता था, या आपके राइट्स को कहीं ना कहीं अपने अंडर में रखता था। नाउ दिस चेन वाज शोइंग दिस मैसेज दैट यू आर फ्री, now you have become free. Okay, so hopefully broken chain वाला कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही एक और सिंबल है हमारे पास में, देखिए बंडल ऑफ रॉड्स। आपने बचपन में कहानी सुनी होगी कि एक लकड़ी को तोड़ना आसान है, कई सारे लकड़ी एक साथ अगर आप जोड़ देते हो तो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। एंड ये सिंबल इन्होंने बनाया था कि वो लोगों को समझा सकें कि यूनिटी में ही पावर है, शक्ति है, यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। आपको पता है ये बात, तो स्टोरी में सुनी हमने, बहुत सारे मॉरल्स में देखिए। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे रॉड्स हैं, बहुत सारे एक तरीके से बंडल ऑफ रॉड वी हैव, एंड इस बंडल ऑफ रॉड्स को तोड़ने के लिए अगर कहा जाए, समझाया जाए, बताया जाए, तो दैट डिमांड मोर पावर। ओके, सो शायद ये यूनिटी को बता रही है, ये सिंबलाइजेशन बता रहा है यूनिटी को। नेक्स्ट, यहां पर बहुत ही अच्छी एक चीज है। देखो ये क्या होता है, आपने देखा होगा ना, अदालत में जब बैठे हुए रहते हैं, या फिर राजा, आपने कभी पिक्चरों में देखा हो राजा, तो उसके हाथ में एक लंबा सा छड़ होता है, ठीक है, जिसको सेप्टर कहते हैं। तो वो क्या करता है, ऐसे खड़ा होता है। अच्छा, इसको और बताता हूं मैं क्या करोगे। अदालत में आपने देखा होगा ना, जज के साइड में दो आदमी खड़े रहते हैं, उसके हाथ में एक ऐसा छड़ पकड़ के वो खड़े होते हैं, उसके ऊपर, मतलब वो सिंबलाइजेशन कुछ ऐसा होता है, ऐसे गोल सा होता है ऊपर से, जो इसको अगर मैं ऐसे टेढ़ा कर दूं, ठीक है, तो ये सेप्टर है, सेप्टर दिखाया। सेप्टर ऑब्वियसली मैंने आपको बताया अभी कि कोई पर्सन जो जिसके पास में पावर होती है, राजा होता है, उसका सिंबलाइजेशन होता है। तो यहां पर ये जो सेप्टर था, ये बताया जा रहा था इसके थ्रू कि ये किसको डिनोट करता है, रॉयल पावर को।
रॉयल पावर बोले तो राजा की ताकत को बताने वाला था सेप्टर। याद रहेगा सेप्टर कौन क्या था, या सेप्टर किसके लिए था? रॉयल पावर को एक तरीके से सिंबलाइज करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सिंबल। ये सिंबल थोड़ा सा टिपिकल है। देखो यहां एक ट्रायंगल दे रखा है और इस ट्रायंगल के अंदर एक आई दे रखी है और इस आई के चारों तरफ लाइटिंग कुछ बना रखी है, मतलब कुछ इस तरह से जैसे ये स्पार्क हो रहा है यहां पे या ये चमक रही हो। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है, यहां पर बताया गया है एन आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट इन फॉर द नॉलेज। इसने कहा कि यहां पर एक ट्राइंगल है, इसके बीच में आंख है और यहां पर लाइट जो है वो रेडिएट कर रही है। ठीक है, तो बात समझें, ये ट्राइंगल का मतलब यहां पर है कि ये किसी को, मतलब आपकी जो देखने की सोचने की जो पावर थी उसको कहीं पर बंद कर रखा था, बट नाउ यू गॉट द पावर, यू गॉट द नॉलेज, नाउ यू आर एक्चुअली एबल टू सी व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। कि इस ट्राइंगल के अंदर बंद तो कर दिया है लेकिन नाउ यू आर एबल टू सी व्हाट थिंग्स एक्चुअली गोइंग टू बी हैपन, या अब हो क्या रहा है वहां पे, ये सारी चीजें आप देख पा रहे हो थ्रू दिस सिंबल। मतलब ये सिंबलाइजेशन इसीलिए हुआ कि जो भी चीजें सोसाइटी में हो रही थी नाउ आप उसके बारे में अवेयर हैं, अब आप जानते हैं कि सिचुएशन क्या है। इसको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि नाउ द नॉलेज यू हैव गेन एंड उस नॉलेज को यू आर यूजिंग फॉर मेकिंग सोसाइटी बेटर। ठीक है, सो एन आई विद इन द ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट स्टैंड्स फॉर द नॉलेज, कि ये इसलिए बताने के लिए था, नॉलेज को, आपके ज्ञान को, आपकी समझ को दर्शा रहा है ये वाला सिंबलाइजेशन। होपफुली चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर एक बहुत ही बढ़िया सिंबल है कि स्नेक है। स्नेक क्या कर रहा है, स्नेक अपनी ही टेल को क्या कर रहा है, बाइट कर रहा है। अब ऐसा थोड़ी होता होगा कि स्नेक अपनी ही टेल को बाइट करे, ऐसा क्यों है, लेकिन ये सिंबलाइजेशन किया गया, ये सिंबल बनाया गया। पहली चीज, इसके कई सारे मतलब निकाल सकते हैं। पहले तो वो मतलब देख लेते हैं जो यहां पर बुक में डिस्क्राइब्ड है। यहां पर बताया गया है कि ये एटर्निटी का सिंबलाइजेशन। एटर्निटी का मतलब होता है एक तरीके से जो चीज कभी खत्म ना हो, अनंत काल तक चली हुई आ रही हो, वो थाइनोस वाला। ठीक है, कि भैया अनंत काल तक जो चीज चले, मतलब कभी रुके ना। एटर्निटी बोले तो ऐसी चीज जो कभी भी स्टॉप ना हो, रुके ना। तो इसको मैं मेरे हिसाब से बताता हूं कि भैया ऐसा एक यहां पर पोजीशन है, ये कहीं ना कहीं वॉयलेंस का और कहीं ना कहीं ऐसा सिंबलाइजेशन है जो खुद को टीज करता हो। तो इसने कहा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी भी खत्म नहीं होगी, हमेशा चलती रहेगी। चाहे वो राजा का एक तरीके से क्रूअल होना, वो कभी खत्म नहीं हो सकता जब तक राजा है। तो एक तरीके से इसको ऐसे माने कि कोई पर्सन है जो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, या कोई ऐसा पर्सन है जो अपने आप को ही टीज कर रहा है, या ऐसी कोई चीज जो अल्टीमेटली हमेशा बनी हुई रहेगी सोसाइटी में इफ यू विल नॉट किल देम। ओके, सो एटर्निटी बोले तो एक ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर कभी भी उसको रोका नहीं जा सके। सो इट इज अ काइंड ऑफ कॉन्टिन्यूटी, एक इस तरह का कॉन्टिन्यूटी का एक पोजीशन है जो कभी भी खत्म नहीं होगा, लगातार चलता रहेगा टिल देन आप उसको इंटेंशनली खत्म ना करें। तो एक ऐसी बुराई जो सोसाइटी में हमेशा एग्जिस्ट रहेगी और कभी भी उसको आप खत्म नहीं कर सकते। तो ये वाला सिंबलाइजेशन इस तरह का एक इस तरह का फॉर्मेशन है कि यहां पर एक स्नेक है, वो अपनी खुद की टेल को बाइट कर रहा है और एक रिंग फॉर्म कर रहा है। रिंग का मतलब एक ऐसा सर्कल बना रहा है जो कॉन्टिन्यूसली चलेगा। गॉट इट, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर एक कैप दिखाई गई है। ठीक है, ये कैप है रेड कलर की। देखो पहले तो इसको समझ लेते हैं कि कैप क्या कहती है। इसने कहा रेड फ्रीजियन कैप, कैप वॉर्न बाय अ स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री। एक फीजियन कैप है। फीजियन कैप बोले तो जो स्लेव्स होते थे, जो डॉक्स वगैरह पे काम करते थे, जो जहाजों पे काम करते थे, इनके लिए जो भी एरिस्टोक्रेट्स थे उनके लिए, तो जब उस आदमी को उसके लिए स्लेवरी से फ्री कर दिया जाता था तो उसको एक कैप पहनाई जाती थी, कैप दी जाती थी। तो ऐसे में ये वो पर्सन होंगे जो पहले स्लेव्स थे एंड आफ्टर दे बिकेम फ्री, तो उनको वो कैप दी जाती थी रेड कलर की। ठीक है, तो ये एक तरीके से फीजियन कैप है। दैट कैप वाज गिवन दैट पर्सन और दैट स्लेव हु बिकेम फ्री, जो फ्री हुआ उसको दी गई। तो ये
समझाने के लिए कि अब भाई तुम सब फ्री हो, तुम सबके पास में ये है, या ऐसे में उन पर्सन्स को ये चीज रियलाइज करवाई जाती थी इस तरह का सिंबलाइजेशन करवा के कि भैया अब हम फ्री हो गए हैं, कैप के थ्रू आप ये चीज समझ जाओ कि नाउ वी हैव दिस कैप, हमारे पास में कैप है और अब हम सब फ्री हैं। गॉट इट? आगे देखिए, नेक्स्ट है बेटा अ विंग्ड वीमेन। अरे बहुत अच्छा एग्जांपल है ये, विंग्ड वीमेन पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ। देखिए भैया, जैसे आप जानते हैं बहुत सारी फेरीज होती हैं, वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं, ऐसा हम सोचते हैं। परियां जो होती है ना, वो हमारी इच्छाएं जो होती है उसको वो क्या करती हैं, फुलफिल करती हैं। यहां पर भी ऐसा ही विमेन का पोजीशन दिखाया गया है। पहली चीज, इससे मैं 2-3 मतलब निकाल सकता हूं, बिकॉज वी आर स्टडिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो वहां पर ना हमें पता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर जितनी भी विमेन थी उनका जो पोजीशन था वो अच्छा नहीं था। तो पहली चीज, किसी को पंख मिल जाना इसका मतलब है उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाना, वो अपनी उड़ान भर सकता है, अपने रास्ते पर जा सकता है, जैसा वो करना चाहे वैसा कर सकता है। पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि द गर्ल और अ वीमेन हैविंग द विंग्स, अब इसका मतलब है उसको आपने मौका दिया कि शी कैन फ्लाई, वो उड़ सकती है, वो अपनी इच्छा है जो वो कंप्लीट कर सकती है। दूसरी चीज, यहां पर इसके हाथ में देखो आप, एक छड़ है। परी होती है ना, उसके पास एक छड़ होती है, तो वो क्या करती है, वो कुछ भी मैजिक करती है इसके थ्रू। तो यहां पर इसको ऐसे मान सकते हो आप कि ये इस तरह का सिस्टम यहां पर बता रही है कि ये अब जो लॉ है, जो कानून है, वो बनाए जा रहे हैं, एंड दैट इज फॉर बेटरमेंट। और कानून बनाने वाले भी वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा डिप्राइव्ड थे। कानून बनाने वाले भी वो हैं जो सबसे ज्यादा डिप्राइव्ड थे, तो दे विल मेक सच लॉज जो कहीं ना कहीं सोसाइटी को अच्छा करेंगे। ठीक है, तो ये पर्सोनिफिकेशन है किसी का, लॉ का। लॉ को एक तरीके से यहां पे दिखाया जा रहा है, लॉ को बनाने के लिए कुछ ऐसी चीजें करी जा रही है, या उस लॉ के थ्रू ऐसा करने की कोशिश है कि सोसाइटी के अंदर जो भी चीजें होने वाली है वो सब अच्छी होने वाली है। गॉट इट? तो अपना इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट देखिए, यहां पर एक और विमेन है, और देखिए इसके हाथ में क्या है, एक तरीके से मतलब ये एक प्लेस पर बैठी हुई है, खड़ी हुई है, पकड़ा हुआ है इसने, किसी को होल्ड किए हुए है, एंड शी इज लाइक शी इज ऑल्सो फ्लाइंग। और यहां पर भी चेन है, देखो इसके पास में भी चेन है जो टूटी हुई है, और ये उड़ भी रही है। ठीक है, ऑल्सो ब्रोकन चेन शी हैज, इसके पास में ब्रोकन चेन है, और इसके पास में 3 कलर दिख रहे हैं। हालांकि आपको ये कलर अभी क्लियर नहीं होंगे, विजिबल नहीं होंगे, बट यहां पर दिखाया गया है ब्लू, ये व्हाइट है बेसिकली, ये वाला व्हाइट होना चाहिए, एंड रेड। तो यहां पे सिचुएशन ये माना गया उस टाइम पर, क्योंकि आपको पता होगा जब नेशनल असेंबली बनी तो वहां पर लोगों ने जो वहां का फ्लैग था वो ट्राई कलर फ्लैग दे हैव स्टार्टेड यूजिंग। वहां पर ब्लू कलर, व्हाइट कलर और जो रेड कलर का फ्लैग है उसको यूज किया जाना शुरू किया गया था। तो यहां पर एक विमेन दिखाई गई जिसने इसी तरीके की कहीं ना कहीं सिंबलाइजेशन इसका सिमिलर है उनसे। ठीक है, तो ये बताता है कि फ्रांस का जो नेशनल फ्लैग है उसके अंदर भी इसी तरीके के कलर्स दे हैव यूज्ड। गॉट इट? चलिए आगे देखिए, यहां पर नेक्स्ट इसने बताया है द लॉ टैबलेट। लॉ इज द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट। आपने देखा होगा ना, घर के बाहर जब अपन नेम प्लेट लगवाते हैं तो कुछ लोग पत्थर पे बनवाते हैं, कुछ लोग ऐसा बनवाते हैं कि उसको बार बार कोई साफ ना कर सके, हटा ना सके। पत्थर पे कोई चीज लिखवाने का मेन मकसद होता है कि वो लाइफ लॉन्ग चले, बहुत लंबा उसका लाइफ ड्यूरेशन हो। ठीक है, सो यहां पर टैबलेट क्या करती है, टैबलेट वही होता है, वो पत्थर का टुकड़ा जिसपे कोई चीज लिखी जाती है। तो बात आप ये समझिए यहां पर कि लॉ टैबलेट का मतलब क्या है, ऐसा पत्थर का टुकड़ा जिसपे लॉ लिखा गया है। अब क्यों लिखा गया होगा कि आसानी से उसको कोई मिटा ना सके, कोई पेज होगा तो आसानी से फाड़ा जा सकता है, लेकिन अगर पत्थर पे आपने वो चीजें लिख दी तो इसका मतलब, बोलते ना पत्थर की लकीर है, मतलब मिट ही नहीं सकती, कोई चाहकर की भी उसको नहीं मिटा सकता। सो दैट यहां पे जो लॉ लिखे गए थे उसको ऐसे टैबलेट पर बताया गया। क्यों बताया गया कि भैया इफ यू वांट टू इरेज देम, अगर ये जो लॉज हैं इनको हटाना चाहें आप, मिटाना चाहें तो यू कांट, आप नहीं कर सको ऐसा। सो ये जो लॉ टैबलेट हैं इनका मेन मकसद यही था कि अब जो कानून बन रहा है, अब जो ये नियम बन रहे हैं वो सबके लिए इक्वल हैं, किसी के साथ में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। जो राजा के लिए कानून है वही आम जनता के लिए, और जो आम जनता के लिए वही राजा के लिए। सो लॉ टैबलेट इस चीज का एक तरीके से सिंबलाइजेशन है कि नो वन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड। गॉट इट? सो ये वो सारे सिंबल्स थे जिन सिंबल्स को यूज किया गया ले बार्बियर द्वारा। तो ये इसीलिए बनाया गया था उनके थ्रू, ये सिंबल्स इसीलिए वहां पर मेंशन किए गए थे कि इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, रीड और राइट अबाउट सच लॉज, सच राइट्स,
जो आपको मिले गए हैं, डिक्लेरेशन जो आपको दिया गया है राइट्स का, तो इन सिंबल्स के थ्रू आप उन चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें, आप समझ सकें, जान सकें कि ये क्या क्या आपको प्रोवाइड कर रहा है। लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में देखा ही है, तो उन सभी को इन्होंने सिंबल्स बना करके दिखाने और समझाने की कोशिश की। लेट्स हैव अ लुक अगेन। फर्स्ट में हमने देखा ब्रोकन चेन। ब्रोकन चेन इस बात का सिंबलाइजेशन था कि नाउ हम फ्री हो रहे हैं, आज़ाद हो रहे हैं। हमने फिर देखा बंडल ऑफ रॉड्स, जिसमें हमने यूनिटी को समझने की कोशिश की। फिर सेप्टर हमने देखा, रॉयल पावर का सिंबल था। फिर हमने ट्रायंगल और उसके अंदर एक आई देखा, जो कि एक तरीके से नॉलेज को डिनोट करता है। हमने फिर एक स्नेक देखा जो अपनी ही टेल को बाइट कर रहा है। इसका मतलब एक ऐसी बुराई जो कॉन्टिन्यूसली एग्जिस्ट कर रही है सोसाइटी में, बट वी नीड टू स्टॉप इट। नेक्स्ट था कि हमने एक कैप देखा, फिजियन कैप देखा, जिसका मतलब था कि आप अब जो स्लेवरी है उससे फ्री हो रहे हैं। दूसरा हमने एक फेरी देखी जिसके हाथ में एक तरीके से स्टिक है जो मैजिक और लॉज के बारे में बताती हैं। एक हमने उड़ती हुई फीमेल देखी जिसने ब्लू कलर, रेड कलर और व्हाइट कलर कहीं ना कहीं शी हैज, और इसके साथ में इसके पास में जो चेन है वो टूटी हुई चेन भी दिखाई गई है कि एक ऐसी विमेन है जो फ्री हो रही है अब, और उसने जो कलर पहन रखा है आगे चल करके वो फ्रांस का फ्लैग बनेगा। और हमने लास्टली देखा लॉ टैबलेट्स। लॉ टैबलेट्स का मतलब है जहां पे जो कानून है वो पत्थर पे लिख दिया गया है। इसका मतलब कानून अब सबके लिए इक्वल है, सबके लिए जो कानून है वो लाइफ लॉन्ग रहने वाला है, और ऐसा है जो कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। एवरीवन विल बी इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ। गॉट इट? तो इस तरह का ये छोटा सा सिंबलाइजेशन था, हमने छोटा सा लेक्चर देखा आज, और इस लेक्चर के थ्रू हमने आपको यही समझाने की कोशिश की कि जो लोग फ्रांस में पढ़े लिखे नहीं थे उनको भी इस बात के लिए अवेयर किया जा रहा था कि नाउ यू हैव द राइट्स। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इसके थोड़ा सा और आगे, डिस्कस करेंगे कुछ और नई इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर। तब तक के लिए मिलते हैं। आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए।